अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, रेड ज़ोन के साथ मज़हर बरलास हाज़िर है और आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर अली रज़ा अलवी साहब होंगे और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कंबर सैदी, तजियाकार हैं और आज सारा दिन जलसों में मसरूफ़ रहे। आज पूरा दिन कौम जलसों में लोगों की आमदोरफ़्त देखती रही, फिर जलसे देखती रही। 2 जलसे इस्लामाबाद में हुए और एक गुजरांवाला से काफ़िला चला। इन तीनों का हम जायज़ा लेंगे और सबसे बड़ा जो सरप्राइज़ था, जो इमरान खान साहब ने 1.25 घंटे की तकरीर के बाद भी कोई सरप्राइज़ नहीं दिया। अब इनकी 1.25 घंटे की तकरीर को हम यही कह सकते हैं कि जैसे किसी शायर के मुख्तलिफ़ मजमुआ जात को जमा करके एक कुलियात शाया किया जाता है, या बादशोरा दीवान कहते हैं उसे। तो एक दीवान, एक कुलियात सामने आया, उसको आप खुशगवार गज़लें भी कह सकते हैं, नज़में कह सकते हैं, या सोज़े दिल बयान करने वाली शायरी भी कह सकते हैं। आज सारा दिन क्या सूरत हाल रही, इसका जायज़ा लेते हैं। इस्लामाबाद में, चूँकि मरकज़ आज इस्लामाबाद बना हुआ था, इस्लामाबाद में बेहंगम ट्रैफिक थी, रुकावटें थीं और 2 बड़े जलसे थे। इन जलसों का जायज़ा लेते हैं। पहले तो कंबर ज़ैदी साहब से पूछते हैं कि जलसों का मुआजना वो किस तरह करेंगे। जी कंबर ज़ैदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर बरलास साहब, बड़ा खूबसूरत तरीके से आपने इसे ओपन किया। आज अगर जलसों की बात की जाए, इस्लामाबाद में जलसे की अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के जलसे की बात करते हैं। यकीनन इस्लामाबाद की तारीख़ का एक बहुत बड़ा जलसा, अगर इसे कहें अब तक की तारीख़ में जितने जलसे हुए इस्लामाबाद में सबसे बड़ा जलसा करार दिया जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि मज़हर बरलास साहब कराची या लाहौर से तो मुकाबला नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली, मीनारे पाकिस्तान वाले जलसे से मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन इस्लामाबाद में जलसा करना एक मानी रखता है। और आज तकरीबन हर तबके से जो है मैंने देखा कि वो बंदे वहाँ पे निकले हुए हैं, बंदे आए हुए हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ आए हुए हैं। और इसके अलावा मज़हर बरलास साहब तकरीबन 30,000 लोगों की वहाँ पे परेड ग्राउंड में जगह है, 30 से 40,000। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि परेड ग्राउंड भरने के बाद बाहर ट्रैफिक, यहाँ पे फैज़ाबाद कर लें, यहाँ से I8 के सिग्नल से जो आप 0 पॉइंट कर लें, ट्रैफिक फुल जैम थी। और बहुत ज़्यादा काफ़िले जो है KP से आए थे। हमने जो ज़्यादा जलसे में नोट किया, KP से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, बलूचिस्तान से भी लोग थे, मुख्तलिफ इलाकों से सिंध के भी लोग थे, लेकिन ज़्यादा फोकस KP का था। हमने पठान ज़्यादा थे क्योंकि आपको पता है इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ जो है KP में ज़्यादा है। मौलाना के जलसे की अगर बात करें बरलास साहब, मौलाना भी एक बहुत बड़ा क्राउड लेके कश्मीर हाईवे में बैठे हैं और कश्मीर हाईवे में उनके अंसारुल इस्लाम हैं, उसके भी बहुत ज़्यादा लोग हैं और उसके साथ जो है उसके बैक पे जो क्राउड बैठा है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मोहतात अंदाजे से मैं बताऊं, तकरीबन मौलाना के काफ़िले में इस टाइम 20 से 30,000 बंदा वहाँ पे भी मौजूद है। तो और इमरान खान के जलसे की अगर बात करें मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 लाख से अबव बंदा हम कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है अली रज़ा अलवी साहब, ये जलसे सारा दिन होते रहे। एक खदशा था और अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई फसाद नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हो सका, कोई तशद्दुद के लम्हात देखने से महरूम रहे। जो लोगों की तवक्कुआत थी वो तो ये थी कि शायद हंगामा हो, तसादम हो, तशद्दुद हो। तो ये अल्लाह का शुक्र हुआ कि इस्लामाबाद में 2 मुतहारब समझ लें सियासी ग्रोहों ने जलसे किए और अल्लाह ताला के फजलो करम से ये स्मूथली एक काम हो गया। जलसों की सियासत को आप किस नज़र से देखते हैं? ये मज़हर बरलास साहब बहुत शुक्रिया। ये यकीनन वाकई एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल का इम्कान था। लोग बड़े गम गुमान में थे, बड़े परेशान थे और ये ऐसे खदशात मौजूद थे। लेकिन बहरहाल वो खदशात उस वक्त काफी हद तक टल गए जब ये डिसीजन कर लिया गया कि मौलाना जो है वो उस जगह रोदे होंगे। F9 पार्क की बात की गई और इनके लिए यही परेड ग्राउंड की बात की गई। तो वो जाहिर है जो लोग हम इस्लामाबाद में रहते हैं, हम इस्लामाबाद को समझते हैं, तो इस बात से तो एक अंदाजा हो गया कि इन जलसों का रूट कौन सा होगा। और ये इस्लामाबाद में अभी तो जो बाहर से भी लोग हैं उनको भी अंदाजा है कि एक इस्लामाबाद की एक तरफ है, दूसरा इस्लामाबाद की दूसरी तरफ है। तो ये तसादुम वाला मामला यकीनन बड़ी खुशउस्लूबी से हल करने की कोशिश की गई और इस बात का बहरहाल क्रेडिट जो है
शेख रशीद साहब को भी जाता है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी जाता है, हमारे इदारों को भी जाता है कि जिन्होंने इस मुल्क के कहीं से भी अगर खुदा न खास्ता नुकसान होता, जनाब इमरान खान साहब के साथ आए हुए कोई बंदे के किसी का नुकसान हो, या मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आए हुए किसी बंदे का खुदा न करे कोई मसला हो, तो या तसादुम ही हो या तलखी भी हो, तो बहरहाल वो पाकिस्तानियों की ही बाहमी तलखी है। तो इसमें ये तो बड़ा अच्छा हो गया, एक अच्छे तरीके से ये मैनेज हो गया और शहर के दोनों साइडों पे उनको वहीं बैठा के वहीं उनको कहा कि आप अपने अपने जो भी आपका है इज़हार आज़ादी का हक जो है आप अपना इस्तेमाल करें, अपना अपना जो आप करना चाहते हैं करें, और उसके बाद बिल्कुल दुरुस्त है। अली रज़ा अलवी साहब, इमरान खान की तवील तकरीर तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन मुख्तसर सा उनकी तकरीर का एक टुकड़ा सुनाते हैं, उसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों के हाथों धमकियां मिलती रही, मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने जब मुल्क को आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की, जुल्फिकार अली भुट्टो, मेरे उससे बहुत इख्तलाफात होंगे लेकिन मुझे उसकी खुददारी हमेशा पसंद थी। मुल्क को जब आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की तो फजलुर रहमान और भगोड़ू नवाज शरीफ के इन दोनों की उस वक्त की पार्टियों ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई और आज जैसे हालात बना दिए गए मुल्क में, और उन हालात की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। आज उसी भुट्टो के दामाद आसिफ जरदारी, सबसे बड़ी बीमारी और उसका नवासा कम पे टांग रही हैं। दोनों कुर्सी की लालच में शर्म नहीं आती कि सियासत तो करनी है नाना के ऊपर, और जिन लोगों ने उसको फांसी दिलवाई थी अपनी कुर्सी की खातिर उनके साथ घुसे हुए हैं दोनों अंदर। ये जो आज कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए हैं, कातिल और मकतूल को इकट्ठे करने वालों के भी, इनको जिन्होंने इकट्ठा किया उनका भी हमें पता है, और ये है सोशल मीडिया का जमाना। कोई चीज नहीं छुपती। तो पाकिस्तानी कौम बेदार है, हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हम सबसे दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। इमरान खान ने हस्ब साबक आज भी अपने मुखालफिन को रगेदा माजी के हवाले दिए और याद करवाया कि मौलाना फजलुर रहमान के बुजुर्गवार और मुस्लिम लीग जो उस वक़्त थी वो किस तरह भुट्टो के ख़िलाफ़ हुई। आज उन्होंने हालात का भुट्टो साहब के हालात से मुआसना किया और उसके बाद उन्होंने यहाँ ये भी बताया कि सोशल मीडिया का ज़माना है, कातिल और मकतूल को इकट्ठा करने वालों का भी लोगों को इल्म है। अली रज़ा अलवी साहब क्या कहेंगे? मगर बल्ला साहब, जो जनाब इमरान खान ने पहली गुफ्तगू की है वो उससे मैं तो 100% इत्तेफाक करता हूँ। मैंने बिल्कुल यही कहा कि जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ मौलाना मुफ्ती महमूद साहब और वो ही सारे लोग इकट्ठे थे और यही नवाज शरीफ साहब के रूहानी बाप हजरत ज़ियाउल हक साहब जो है वो उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। और फिर जब बाज़ औक़ात ये कहा जाता है, और बल्कि अभी भी ये बार बार कह रहे हैं कि ये भुट्टो की फांसी जो है वो भी आलमी साजिश थी, हम लोग तो खैर पहले भी यही कहते थे, तो अभी इन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है। और अगर ये भी कहते हैं कि भुट्टो की फांसी आलमी साजिश थी तो उसमें ये सोचने की बात है कि क्या उस वक्त का जो आमिर मुतलिक था ज़ियाउल हक
क्या वो किसी आलमी कुव्वत का एजेंट था जो ये किरदार अदा कर रहा था और उसने भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया और भुट्टो को एटमी ताकत, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की सजा दी? ये फिर एक अलहदा बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का मौजू बन जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों के फिर नाम आएंगे और वो बहुत सारे लोग फंसेंगे, और मेरा ख्याल है कि ये इस सारी सूरत हाल के ये लोग मुतहम्मिल नहीं है। तो इस मौजू को तो मैं नजरअंदाज करता हूँ। अब आ जाइए ओहदे की बात पे, ये किसको ये मैसेज दे रहे हैं? ये बहुत बाखबर है जनाब इमरान खान साहब, ये किसको कह रहे हैं कि इनको पता है कातिल और मकतूलों को इकट्ठा कर रहे हैं? इनको अगर पता है तो इनको चाहिए था कि उन लोगों का नाम भी ले देते, ताकि मेरे जैसे लाइल्म लोग जो हैं या पाकिस्तान के जो सादा अवाम हैं उनको पता चल जाता कि कातिलों को और मकतूलों को कौन कर रहा है इकट्ठा। सोशल मीडिया के खाली एक लफ्ज देके उसके पीछे उन्होंने छुपने की कोशिश की है। बस ये बात उन्होंने सोशल मीडिया पे छोड़ दी है। कमर ज़ैदी साहब, आपने भी तकरीर का ये टुकड़ा सुना जिसमें माजी और हाल का मुवाजना किया गया, और इमरान खान ने एक दावा भी किया कि उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आप क्या समझते हैं, इमरान खान चैन से बैठेंगे अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, अगर नाकाम होती है तो रद्द-ए-अमल क्या होगा? बल्ला साहब, एक बात तो देखें बहुत यकीनी है, और वो बात ये है कि इमरान खान साहब कॉन्टीन्यूसली ये नैरेटिव बना रहे हैं कि ये बैरूनी साजिश हुई है, और उनको जो निकाला जा रहा है ये बाहर से साजिश है। आज तो उन्होंने ख़त भी दिखा दिया, और इस ख़त के हवाले से एक चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर खान साहब को हुकूमत किसी डायरेक्ट हुकूमत की जानिब से ये थ्रेट आया तो क्या इदारों के साथ उन्होंने शेयर किया है, और इदारों की इस पर क्या राय है? क्योंकि ये डायरेक्ट जो थ्रेट है वो हुकूमत को नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान को। नहीं, उन्होंने ये तो कहा ना कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। हाँ, उन्होंने बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड की बात की है, और शाह महमूद कुरैशी का भी मैं थोड़ी देर पहले बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम ये इदारों के साथ शेयर कर चुके हैं। तो बड़लास साहब, अगर इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये साजिश हुई है तो क्या इदारे खड़े होकर ये साजिश का साथ देंगे, या इदारे न्यूट्रल ही रहेंगे इस साजिश के खिलाफ, या इदारे रियासत को प्रोटेक्ट करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल इसके बाद पैदा हो गया। एक सोशल मीडिया की जो बात की वो काफ़ी मुबहम की। सोशल मीडिया पे अब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अली रज़ा अलवी साहब कह रहे थे कि इन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया है, और उन्होंने कातिल और मकतूल में कहा है कि इनको मिलाने वाले का नाम, तो साथ उन्होंने एक और बात भी की है, और एक और बात ये की है कि हमारे अपने ही लोग हैं जो वो बैरूनी ताकतें इस्तेमाल करती हैं, और उन बैरूनी ताकतों के इस्तेमाल में आके ये हर मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश करते हैं। अली रज़ा अलवी साहब, आप ये फरमाइए कि ये जो मुखालिफ सियासी पार्टियाँ होती हैं ये मफादात के लिए इकट्ठा होती हैं या मुल्की हमदर्दी में इकट्ठा होती हैं? असल में मजहर बल्ला साहब, यहाँ बात तो सारी मफादात की है, और यही मफादात जनाब इमरान खान के भी अपने मफादात हैं। इमरान खान साहब को जिनको इमरान खान साहब ने स्पीकर बनाया था और अपना इत्तेहादी बनाया था, और आज उनके जांबाज और जियाले जो हैं जिनके ऊपर तबर्रा कर रहे हैं, इस पे हमने अलवी साहब, इस पे हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। चलो ठीक है, मैं इस पे नहीं अभी बात करता। लोग मफादात के लिए ही इकट्ठे होते हैं जी। पाकिस्तान की सियासत जो है वो यकीनन बाकी पाकिस्तान क्या दुनिया भर में भी मुश्तरका मफादात कौंसल के गिर्द ही घूमती है। बाहमी मफादात जब यकजा होते हैं तो फिर सियासी पार्टियां जो है वो दोस्त बन जाती हैं, और सियासी पार्टियां तो खैर ऊपर की बात है, निचले लेवल पे भी जो दोस्तियां हैं और जो दुश्मनियां हैं आजकल के जमाने में मुश्तरका मफादात के ताबे ही चलती हैं, और जब मफादात का टकराव होता है तो बड़े बड़े दोस्त जो हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं, और मफादात जब यकजा नजर आते हैं तो बड़े बड़े मुखालिफिन जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। सियासी माहौल भी यही है। बिल्कुल दुरुस्त है। कमर ज़ैदी साहब, आज इमरान खान ने अपनी तकरीर का एक बड़ा हिस्सा इन बातों पे गुफ्तगू की कि उन्होंने डैम्स बनाने की बात की, उन्होंने रेकोडेक की बात की, उन्होंने जो हमारा नुकसान हो रहा था इसमें गैस में उसकी बात की, जो नेगोशिएशंस वो करते रहे दूसरे मुल्कों के साथ, और पाकिस्तान का पैसा बचाने की बात की। इसके अलावा उन्होंने जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए, इसके अलावा उन्होंने हेल्थ कार्ड पे बात की, एहसास प्रोग्राम की बात की, और किसानों और
जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए जो मकानात हैं उनकी बात की। इस सारी गुफ्तगू को आप कैसा देखते हैं? बल्ला साहब, ये आप भी जानते हैं, ये कन्विंसिंग जो लास्ट स्पीच कह सकते हैं हम इसे, अगर अदम एतमाद कैरी हो जाती है तो वो ये आप कह सकते हैं इलेक्शन में जाने से पहले, एक इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टो नहीं देते कि यार मैंने ये पहले हुकूमत में किया, अब आके मैं ये करूँगा। आप इस तकरीर पे गौर करें तो खान साहब ने सिर्फ अपनी हुकूमत की एक एक करके तमाम कारकर्दगी नहीं गिनवाई। तकरीबन 2 घंटे की स्पीच थी ये, और कॉन्टीन्यूस इमरान खान बोले जा रहे थे, और उन्होंने ये तकरीर वो लिख के भी लाए हुए थे, आपको पता है। तो एक एक करके जब तमाम बातें गिनवाई हैं, उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि मैं अगली दफ़ा, मतलब अगली दफ़ा के लिए भी लोगों के, मेरे पास अगली दफ़ा के लिए भी कुछ है। वो अपना मैनिफेस्टो सेल कर रहे थे, और हत्तुल इम्कान उनकी ये कोशिश थी कि जिसके लिए भी उन्होंने ये तमाम ऑर्गेनाइज किया है जलसा, लोगों को दिखाने के लिए, कुछ खास लोगों को दिखाने के लिए, उन्हें इस बात पे कन्विंस कर सकें कि मुल्क का जो ये लीडर है ना, ये ईमानदार है, इसने अपनी ईमानदारी से काम किया है, इसने जो है ये 3-3.5 साल जो मेहनत की है उसका ये नतीजा निकला है, जिसमें उन्होंने रेकोर्डिक गिनवाया, कार के गिनवाया, उन्होंने कहा एक्सपोर्ट हमारी जो है रिकॉर्ड पे गई, उन्होंने इसके साथ फिर बताया कि आपकी फॉरेन रेमिटेंस जो है बड़ी रिकॉर्ड पे आई। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जो खान साहब ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत सही तरह हाईलाइट नहीं कर सकी। गुफ्तगू हमारी जारी है, ब्रेक का वक्त हो गया, मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वक्फे से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद में होने वाले 2 जलसों के हवाले से। अब ज़रा चलते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ। नून लीग का मार्च आज गुजरांवाला से रवाना हुआ, उसकी सूरत हाल क्या थी, और वो मार्च यकीनन आज तो खारिया में सराय आलमगीर में क़याम करेगा, ट्यूलिप होटल पे रहेंगी मरीम नवाज़, और कल फिर वो चलेंगे इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन आज सूरत हाल कैसी रही, अली रज़ालवी साहब आप बताइएगा। जी मजहर बल्ला साहब, ओवरऑल तो जाहिर है कि बड़े चार्ज हैं। वो जिस तरह पीटीआई के लोगों को भी हमने चार्ज देखा भरपूर तरीके से, बड़ा शानदार बेशक बिलाशुबा जलसा रहा, जैसा कि कमर जैदी साहब ने वो चश्मदीद सूरत हाल का जायजा लिया और बताया कि वहाँ इन्होंने अपनी आंखों से क्या सूरत हाल देखी, और फिगर भी इन्होंने बताया। बाखबर साफी हैं हमारे, और लेकिन ये लोग भी बड़ी भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, भरपूर तरीके से पहुंच रहे हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान वाला जो मामला है वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो कम अज कम 12-13 किलोमीटर 14 किलोमीटर पे मुहित काफिला था जो इस्लामाबाद पहुंच रहा था, और यहाँ जब बैठे हुए हैं तो उसका फिगर भी कमरजादी साहब बता चुके हैं कि वो 18-20 हज़ार के 25 हज़ार के लगभग लोग हैं, यकीनन इतने होंगे। और ये जो इमरान खान अभी जो दोनों कजन्स का जो आ रहा है, मैं उसको कजन्स का ही कहूँगा, जिनके नाराजगी का पहले इजहार समझा जाता था कि आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है। अब वो जब इकट्ठे आ रहे हैं तो बहरहाल लोग चार्ज हैं। लोग असल में एक तो सियासी फायदा तो खैर पता नहीं पाकिस्तानी अवाम को इससे होता है या नहीं, एक अच्छी एंटरटेनमेंट भी मिली है पाकिस्तान को। सारी पार्टियां बड़ी जबरदस्त मुतारिक हो गई हैं और उन्होंने अपने लोगों को बुला लिया है। मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी आज यही किया है। उनको भी अच्छी तरह पता है कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म शायद उनका ये आखिरी जलसा हो और आखिरी खिताब हो, और ये दूसरे जो हैं वो भी बार बार पोजीशन में है कि अगर मामला खराब हो जाते हैं, क्योंकि अदम एतमाद के बाद भी ये तो हमें नजर आ रहा है कि इतने पुरसकून हालात नहीं रहेंगे, दोनों सूरतों में गड़बड़ होनी है। तो तीनों पार्टियां, बड़ी पार्टियां अपने अपने वर्कर्स को मुतहर्रिक करके एक अच्छा सियासी माहौल पैदा कर रही हैं, लेकिन लोगों के लिए आज मुश्किलात भी बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल दुरुस्त है। अभी हाँ जी, कमरजादी साहब, आप मुस्लिम लीग नून के महंगाई मार्च को किस निगाह से देखते हैं? आप भी सारा दिन मीडिया को भी देखते रहे, यहाँ इस्लामाबाद में लोगों को भी देखते रहे। बल्ला साहब, ये महंगाई मार्च जब लाहौर से आगाज़ हुआ बड़ा अच्छा रिस्पांस था, लाहौरियों ने इसमें बड़ा पार्टिसिपेट किया, और यही वजह बनी कि ये महंगाई मार्च लेट हुआ। गुजरांवाला में स्टेज सजाया गया था और वो वहाँ पे आवाम इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ये मार्च चूँकि लेट पहुँचा तो उन्होंने सुबह की कॉल दे दी, और बड़ा इंटरेस्टिंगली सुबह पे जिस टाइम पे कॉल दी गई उस टाइम पे लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो शहबाज गिल साहब ने, आपने देखा होगा, ट्वीट की इस हवाले से कि वो क्या जलसे में हुआ है,
गुजरों वाला में ज़रा पता तो लगाएं। तो वो असल में एक्चुअली हुआ ये था कि वहाँ पे लोग पहुँचे नहीं, और जो 3 बजे का टाइम दिया गया था धूप और गर्मी का टाइम था, और उसके बाद फिर गुजरों वाला में इन्होंने शाम में जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज दोनों कजन्स ने बैठ के। हुकूमत ने सरप्राइज़ क्या देना था, आज अपोजिशन ने एक सरप्राइज़ दिया और नवाबजादा शाहजैन भुगटी जो हैं उन्होंने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की। मुझे माजी के कुछ वाक़यात याद आ रहे थे कि जब नवाबजादा शाहजैन भुगटी के दादा अकबर भुगटी बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे तो भुट्टो साहब ने फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करवा दिया था। फिर वही अकबर भुगटी बेनज़ीर भुट्टो के इत्तेहादी बन गए थे 88 के बाद, और आज शाहजैन भुगटी ने ज्वाइन किया अपोजिशन को। उनके मामू रियाज मज़ारी साहब जो हैं वो उन मुनहरफ अरकान में शामिल हैं जिनका दावा PTI करती है कि वो हमसे बागी हो चुके हैं। शाहजैन भुगटी ने इस मरहले पर क्या कहा, उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट से इस्तीफ़ा देते हैं, वज़ीर आज़म की कैबिनेट को छोड़ने का ऐलान करते हैं, और इसके साथ साथ हम इनके साथ खड़े हैं और हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए जो कुछ बेहतर कर सकेंगे PDM के साथ खड़े हैं। लेकिन इस आज एक दूसरी बात भी हुई। दूसरी बात ये है कि GDA की रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने PTI के जलसे में जाकर ये ऐलान किया कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। यानी शाहजैन भुगटी अपोजिशन को प्यारे हो गए मगर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा हुकूमत के साथ खड़ी रहीं। इस सारी सूरत हाल को अली रज़ा अलवी साहब आप किस निगाह से देख रहे हैं? मजहरुल्लाह साहब, ये तो पाकिस्तान का हर शहरी जानता है कि शाहजैन भुगटी एक पक्के, सच्चे और बड़े जबरदस्त किस्म के मुहिब्बे वतन हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। तो जब शाहजैन भुगटी ने अगर इमरान खान को छोड़ दिया है तो और वो अपोजिशन की तरफ चले गए हैं तो इसका मतलब है वो हकीकी पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं, और इसमें समझने वालों के लिए बहुत अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ अली रज़ा अलवी साहब, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की ज़ुबानी भी सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था जलसे में। खान साहब को बताया था कि हकूक़ सिंध को हम भरपूर सपोर्ट करेंगे। सिंध में 14 साल से एक पार्टी की हुक्मरानी है। वो लोग उम्र कैद काट चुके सिंध के लोग जिनको आपने गुलामियों की जंजीरों में जकड़ रखा है। मैं दावत देती हूं आप सबको और मीडिया को, खुदारा सिंध को नजरअंदाज ना किया जाए। आइए आके देखिए कि सिंध के क्या हालात हैं। एक 14 साल की हुकूमत जिसे मैं भी कहती हूं कि वो सिलेक्टेड हैं। आज डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने सिंध की हुकूमत को जो 14 साल से है पीपल्स पार्टी की, उसको सिलेक्टेड करार दिया और सिंध का मुकदमा लड़ा। अली रज़ा अलवी साहब क्या कहेंगे, फिर हम कंबर जैदी से पूछेंगे। जी बिल्कुल, मजहरुल्लाह साहब, फहमीदा मिर्ज़ा सिलेक्टेड कह सकती हैं, और इन्हीं सिलेक्टेड लोगों ने फहमीदा मिर्ज़ा को कौमी असम्बली में स्पीकर बनाया था और बड़े फख्र से फहमीदा मिर्ज़ा कहा करती थी मैं आलम इस्लाम की पहली खातून स्पीकर कौमी असम्बली हूँ। तो और ये भी सारे जहान को पता है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब और फहमीदा मिर्ज़ा साहब के असल में बुनियादी तौर पर ज़ाती मसाइल और ज़ाती इख्तिलाफात हैं जनाब आसिफ अली जरदारी से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो इस वजह से जहां ज़ाती इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा हों तो उनके पास तो पीपल्स पार्टी से किसी इत्तेहाद की तरफ आना या इनकी तरफ आना मुमकिन ही नहीं था, चाहे उनको इधर जितने भी कोई सियासी फायदे या नुकसान नजर आ रहे हों। उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है फहमीदा मिर्ज़ा के पास, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पास। अली रज़ा अलवी साहब, गुजारिश ये है कि जब इस वक्त बहुत से सियासी मुखालफिन को गले लगाया जा रहा है, यानी नून लीग गले लगाने के लिए तैयार है काफ लीग को, और बहुत सी MQM को गले लगाने के लिए तैयार है पीपल्स पार्टी, तो मेरा ख्याल है किसी भी सियासी मुखालफ को गले लगाया जा सकता है। कंबर जैदी साहब, एक जो मेंबर गए शाहजैन भुगटी अपोजिशन की तरफ, उन्होंने बलूचिस्तान का रोना रोया, और जो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा हुकूमत के साथ खड़ी हुई उन्होंने सिंध का रोना रोया। आप क्या समझते हैं
कि बल्ला साहब ये दोनों का रोना दुरुस्त है। अब ये अपने हलके के हिसाब से, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करना होता है। पहले हुकूमत के साथ थे, अब क्यों वो अपोजिशन में गए हैं। लेकिन शाहज़ैन बुगटी के जाने में समझने वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। शाहज़ैन बुगटी का जाना क्या इत्तेहादियों की सिमत का तयन करेगा कि किस तरफ जा रहे हैं? बिकॉज शाहज़ैन बुगटी का ये ऐलान करना आज और राइट बिफोर इमरान खान स्पीच, तो आप ये समझें कि आज सरप्राइज असल में जरदारी साहब ने दिया है, जो इमरान खान साहब ने बिल्कुल देना दुरुस्त था। है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, मुख्तसर सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आज अपनी तकरीर के इख्तितामी लम्हात में इमरान खान जाते जाते ये कह गए कि अगर हमारे मेंबरान का ज़मीर जागा हुआ है तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान का भी ज़मीर जाग सकता है। ये एक वाहद होप उन्होंने दिलवाई अपने सुनने वालों को। और इसके अलावा इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है, चूँकि शाहज़ैन बुगटी उनसे अलग हो चुके हैं, MQM और काफ लीग पर तोल रहे हैं। ऐसी सूरत में इमरान खान के पास कौन सा रास्ता रह जाता है? अली रज़ा अलवी साहब, ये फरमा दीजिए। मददुल्लाह साहब, पहले तो जो इन्होंने कहा मैं सरप्राइज दूंगा और मैं ये वो कर दूंगा, तो उसकी फिर इन्होंने खुद भी इनको वजाहत करनी पड़ गई और उन्होंने कहा कि मेरे सरप्राइज का ताल्लुक फौज से नहीं है, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये कोई इस तरह का करें, कोई सरबरा कोई चेनिंग शेनिंग कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश करें, तो वो उन्होंने खुद ही कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा। अब उनके पास ऑप्शन तो काफी हैं मगर बल्ला साहब, मिसाल के तौर पर वो अपने लोगों को कह सकते हैं कि मुत्तफिका तौर पर आप रिजाइन कर जाएं ताकि एक बहरान पैदा हो जाए। वो पंजाब असम्बली भी तोड़वा सकते हैं, वो उधर KPK में भी कुछ इस तरह का बहरान पैदा कर सकते हैं। वो लोगों को वहां पहुंचने में रोकने में भी कुछ न कुछ किरदार अदा कर सकते हैं। वो लोगों को गायब भी करवाने की कोशिश कर सकते हैं। और ये वो खदशात हैं जिसका इजहार अपोजिशन कर भी चुकी है कि हमें इस तरह के खदशात मौजूद हैं। अगर वो किसी हटधर्मी पे उतर आए तो उनके पास क्योंकि ताकत है, इस वक्त भी हुकूमत उनके हाथ में है, वसाइल उनके हाथ में है, उनकी जुम्बश कलम और जुम्बश अबू से बहुत कुछ हो सकता है। तो वो कोई बहुत सारे गैर कानूनी तबाह आजमाइयां कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई तबाह आजमाई ताले आजमाई नहीं करनी चाहिए उनको, और उनको अपने आप को हालात के सुपुर्द करना चाहिए और अच्छे अखलाकियात का मुजाहरा करते हुए जिस तरह के वो अखलाकियात का दर्ज देते हैं, जैसे वो दे रहे थे, तो अखलाकियात का मुजाहरा करें और जमहूरी तौर पर अपने आप को पेश करें पार्लियामान के अंदर। कंबर ज़ैदी साहब है तो कायम रहे, नहीं तो चले जाए। बिल्कुल ठीक है। कंबर ज़ैदी साहब, आप ये फरमा दीजिए कि जिस वक्त अभी उनके पास पंजाब में उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, दोनों असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, वो गवर्नर उनके वहाँ है और नेशनल असम्बली से रिज़ाइन कर सकते हैं। अगर ये ऐसा कर देते हैं तो जो ताश सजाने वाले हैं उनकी ताश बिखरती हुई दिखाई देती है या नहीं? जी बिल्कुल बल्ला साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ताश जो बिखर जाएगी अगर इमरान खान साहब ऐसा कर देते हैं। लेकिन बल्ला साहब, एज़ पर माई रीडिंग मेरा तजिया ये है कि इमरान खान साहब ऐसा नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने एक बात की है कि मैं आखिरी बॉल तक फाइट करूँगा। और अगर आप ये देखें, इसको पूरा रीड करें कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन से इतना बड़ा जलसा करने के बाद, इतनी कन्विंसिंग तकरीर करने के बाद इमरान खान साहब जाते हैं, तो वो सियासी शहीद का वो जो टैग है वो अपने पर लगवाना चाहेंगे। और उनके लिए ये विन सिचुएशन इस वजह से है कि वो ये देखते हैं कि अवाम जो गैर मकबूल एक तरह से हो चुकी थी इनकी गवर्नमेंट, अब वो दोबारा मकबूलियत की बुलंदियों पे आ रही है। और वो जो सिंपैथी वोट है इमरान खान के लिए वो क्रिएट हो जाएगा कि यार इसे तो सारी ऑपोजिशन ने मिलके निकाल दिया है, इसको नो कॉन्फिडेंस, इसके अरकान को ख़रीद लिया, 18 करोड़ में अरकान ख़रीदे गए हैं और इमरान खान साहब अब रुखसत हो गए और वो फिर अपना मुकदमा अवाम के पास ले जाके लड़ेंगे। ओपोजिशन में जलसे जुलूस तकरीरें उसी तरह से करेंगे ताकि दोबारा इलेक्शन हो तो मजबूत होके आ सकें, बजाय इसके कि वो रिज़ाइन कर दें। मेरे नज़दीक ये इमरान खान साहब ऑप्शन यूटिलाइज नहीं करेंगे। रिज़ाइन का ऑप्शन बिल्कुल अली रज़ा साहब ने और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, रिज़ाइन का ऑप्शन उनके पास मौजूद है। असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं, सब रिज़ाइन कर दें तो ताश बिखर जाएगी। अली रज़ा अलवी साहब, अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब हो भी जाए या नाकाम हो जाए तो सियासी
शतरंज पर नज़र रखने वाले लोगों का ये ख्याल है कि एक अनारकी रहेगी, एक बहरानी सूरत हाल का सामना मुल्क को रहेगा। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? ये बिल्कुल मैं इससे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ कि हालात बिल्कुल ऐसे ही बनते चले जा रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बजाय अपोजिशन का इमरान खान बहुत टफ है। वो फन गुफ्तगू पे अबूर रखते हैं, वो अपना बयानिया कायम करने पे कायम कर सकते हैं, जैसे उनका दिल करे वो बयानिया बना सकते हैं। और वो इतने माजरत के साथ वेबल्स के अंदाज में, वो इस अंदाज में बात करते हैं कि वो झूठ भी बोले तो वो लोगों को सच लगता है। और हालांकि उन्होंने बहुत सारे वादे इस तरह किए हैं जो जिसपे वो पूरा नहीं उतरे। उन्होंने अपनी बहुत सारी नाकामियों को अपनी कामयाबी बना के पेश किया है और लोगों को वाकई शक लगता है कि जहाँ से वाकई, और जैसे अभी 4 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया और वो ये बता रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो अगले मैं 2-4 महीनों में 6 महीनों में मैं यहाँ मुल्क में दूध की नहरें बहा दूंगा। और लोगों को फिर वही शक होना शुरू हो गया है कि शायद ये इनको मौका मिल जाए तो ये कर देंगे। हालांकि 4 साल में जिसने कुछ नहीं किया वो अगले साल 6 महीने में बिल्कुल दुरुस्त है। कंवर ज़ैदी साहब, आप बहरानी कैफियत से निकलता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं देख रहा मज़र साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इसके बाद एक मजीद अनारकी इस मुल्क में होगी जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते। बिल्कुल और ये जो सारे, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे पास वक्त कम है और इख्तितामी लम्हात में सिर्फ ये कहेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।